हाय स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ अब आप लोग के लिए जेई मेंस शिफ्ट 1 डे 1 एंड शिफ्ट 1 डे 2 के बेस्ट सवाल का कलेक्शन। अगर आपका मेंस अभी कमिंग डेज में है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये सारे सवाल जो है सॉल्व कर लें, बिकॉज इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि एक कलेक्शन ऑफ गुड प्रॉब्लम्स आपको मिल जाए ना। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है तो आप ये वीडियो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। पहला प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं ना। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द टू गिवन सीरीज है। इसको करने के दो मेथड होते हैं। पहला है जो नंबर थ्योरी मेथड, ठीक है। एंटी मेथड होता है एक तो, विच इज सॉल्विंग अ लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन, ठीक है। हो सकता है आपने डायोफेंटाइन इक्वेशन नाम मत सुनो। और दूसरा होता है द एलसीएम मेथड, है ना, मतलब इसी का जो है डेरिवेशन है, ये वाला शॉर्टकट बोलते हैं जिसे, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अब ये क्वेश्चन देखो, उस टाइप का ये जेई एडवांस है, पी बाई क्यू है, ठीक है। और रिसेंट एडवांस है पी बाई क्यू 2018 2019 में आया हुआ ये सवाल एडवांस में। तो एक्सपेक्टेड होता है कि आपको इस लेवल का सवाल बनाना आना चाहिए, ठीक है। चाहे आप एंटी मेथड से करो चाहे एलसीएम मेथड से करो, ठीक है। एंटी मेथड भी आपको पता है, आज से टाइम पे मेंस ये नंबर थ्योरी पूछेगा ही पूछेगा, तो आपने नहीं पढ़ी है तो ये आपसे गलती हुई है, ठीक है। वीडियोस मेरे भी चैनल पे बने पड़े हैं एंटी के लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन के, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट एपीजी में जनरल टर्म लिखूंगा फॉर एनी n1, तो वो बनेगी 4 प्लस n1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड में 5। और सेकेंड में an2 बनाऊंगा तो दैट विल बी 3 प्लस n2 माइनस 1 इंटू 6। an1 और an2 अपने होंगे इक्वल, तो 4 प्लस 5n1 माइनस 5 बराबर, है ना, मुझे कॉमन टर्म्स निकालनी, तो an1 बराबर an2 करना है। 3 प्लस 6n2 माइनस 6 ये रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास अब क्या इक्वेशन बननी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट में जो कॉमन डिफरेंस 5 का है, सेकेंड में जो है कॉमन डिफरेंस 6 का है। तो यहां से हमारे पास आई थिंक इक्वेशन क्या आएगी, ये -1 है, ये -3 है, ठीक है। तो ये यहाँ आके जो है बेसिकली 2 बन जाएगा। तो 6n2 माइनस 5n1 ये चीज जो है 2 होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट सोल्यूशन आपको मिल रहा है ना फर्स्ट सोल्यूशन ढूंढना तो बहुत इजी है, ठीक है। मैं एंटी वाला मेथड बता रहा हूँ आपको सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो n2 n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू 2, तो फर्स्ट टर्म तो जो है दोनों की सेकेंड टर्म है। अब जब मुझे रिमेनिंग टर्म्स निकालनी तो उसका मेथड क्या होता है, उसका मेथड होता है क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। क्रिस क्रॉस मेथड में क्या होता है, n1 का नेक्स्ट सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप उसे n2 के कोएफिशिएंट से बढ़ाओगे और n2 फाइंड करने के लिए आप n1 से बढ़ाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे n1 का कोएफिशिएंट है 5, है ना, माइनस साइन हटा दो, और इधर है 6। वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जब मैंने पूरा डिटेल में लिया है, जब प्लस होता है तो क्या करना है, माइनस है तो क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट सोल्यूशन ढूंढूंगा तो 5 से बढ़ाऊंगा 7 और यहाँ 6 से बढ़ाऊंगा तो 8 आ जाएगा। मतलब 8, तो 8 और 7 जो है दे आर द नेक्स्ट कॉमन टर्म। इसी तरह से फिर मैं 5 से बढ़ा दूंगा तो 12, और यहाँ पे बढ़ाएंगे 6 से तो 14। तो बेसिकली ये एक एपी चलती रहेगी आपकी, ठीक है। दिस विल बी एन एपी। और आपको पता है कि अगर इसमें 25 टर्म है और इसमें 37 टर्म है, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स एट मैथ्स कैन बी 25, है ना। 25 से तो कम ही होंगे, ठीक है, बट एट मैथ्स दे कैन बी 25 ओनली। तो यहाँ पे मैं अब n2 बना सकता हूँ, है ना। n2 का अगर मुझे जनरल टर्म देखना है तो दैट विल बी 2 प्लस, इसी जनरल टर्म आएगी n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 5। और n1 की जनरल टर्म आएगी 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि ये दोनों चीजें 25 से तो कम ही होनी चाहिए, है ना, because there are 25 terms here and there are 37 terms here, ठीक है। तो ये दोनों चीजें 25 से तो कम होनी चाहिए। तो 6 times n minus 1 should be less than 23, ठीक है।
6 times of n minus 1 should be less than 23. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे पहली इक्वेशन में, तो you will have 2 plus n minus 1 into 5 should be less than 25. तो यहाँ से तो आपके पास तो ये वाली इक्वेशन से आपके पास ज्यादा छोटा सोल्यूशन आएगा, सिंपल सी बात है। तो 6 टाइम्स n minus 1 should be less than 23, तो इसका मतलब n minus 1 should be less than 3, है ना, एक इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3, तो n लेस देन और इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने 4 डाला, ठीक है, अगर मैंने 4 डाला, ठीक है, तो ये जो चीज है दोनों में सेटिस्फाई करेगी, दैट इज n लेस देन इक्वल टू 4। तो 4 minus 1 is 3, 3 6 is 18 plus 2 20, ठीक है, 4 minus 1 is 3 5 is 15, मतलब लास्ट में मेरे को 17th और 20th टर्म इक्वल मिलेगी। मान लेते हैं मैं बोलता कि 5 टर्म्स कॉमन है, ठीक है, मान लेता कि मैं 5 टर्म्स कॉमन है बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, n लेस देन इक्वल टू 4 है और n स्टार्ट 1 से हो जाए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। तो हमारे बेसिकली यहाँ पे 4 कॉमन टर्म्स आएंगी, 4 कॉमन टर्म्स आएंगे, ठीक है। इससे करने का दूसरा तरीका भी है, वी हैव एन ऑल्टरनेट वे टू डू दिस ऑल्सो। ऑल्टरनेट वे ये है कि मैं इसमें एलसीएम चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरी कॉमन टर्म्स आएंगी ना, उसमें प्रॉपर्टी होती है कि जो अगर दो एपी दी है और उनके कॉमन टर्म्स की बात हो रही है, तो जो डिफरेंस होता है ना, जो डिफरेंस होता है वो आता है एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ सीरीज। एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस LCM of common difference of both series। तो दोनों सीरीज से कॉमन डिफरेंस से एलसीएम लेना है, तो वो तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, एक का कॉमन डिफरेंस है 6, इसका 5 है और इसका 6 है, तो इसका एलसीएम तो तुम्हें पता है 30 आ गया, और फर्स्ट टर्म दिखी गई तुम्हें 9 है। तो जो तुम्हारी कॉमन सीरीज बनेगी वो बनेगी 9 प्लस 30 टाइम्स n माइनस 1, ठीक है। और अब इन दोनों का लाइक पहली सीरीज का मैक्सिमम टर्म कौन सा आएगा, 4 प्लस 24 इंटू 5 ये आएगा, ठीक है, दैट इज 24 5 इज 120 एंड 4 इज 124, है ना, ये आएगा पहली टर्म का मैक्सिमम। और दूसरे का मैक्सिमम कितना आएगा, इससे तो ज्यादा ही आएगा, 37 टर्म्स तक है। तो जो भी मैक्सिमम है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 124। ये जो है लास्ट सीरीज में जब n अपनी फाइनल वैल्यू अचीव करेगा, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 124। तो एक तरीका तो ये वाला भी है तुम्हारे पास। तो अगर यहाँ पे मैंने n की जगह लेटेस्ट से 4 रखा तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो देयर आर ओनली 4 कॉमन टर्म्स इन दिस एपी, ठीक है। तो ये जो है मेथड है सॉल्व करने का, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये एक बढ़िया सवाल है और इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ज्यादा चर्चा करा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल अगेन बढ़िया सवाल है, क्रिएटिव सवाल है, हालांकि बहुत कॉमन सा सवाल है, आता रहता है आपकी डीपीपीज में, लेकिन अच्छा सवाल दिया है, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है कैसे सॉल्व करते तो फिर आप इसमें फंस सकते थे ना। ये बढ़िया सवाल है, एफ एच बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस एक्स एफ डबल डैश 2 प्लस एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश 3, ठीक है। तो इसमें जो है आपको चीज क्या लगानी होती है ना, आप एफ डैश 1 को एक कांस्टेंट मान लो c1, मान लो क्या कांस्टेंट ही आ जाए, एफ डबल डैश 2 को एक कांस्टेंट मान लो c2 और इससे मान लो c3। तो आपका एफ एक्स जो है दैट इज नथिंग बट बेसिकली एक्स क्यूब प्लस c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स प्लस c3। अब मेरा काम है ये c1 c2 c3 निकालना है।
तो लेट अस स्टार्ट विद, मैंने पहले एक बार डिफरेंशिएट किया और एफ डैश एच फाइंड आउट किया, ठीक है। एफ डैश एच मेरा बन जाएगा 3h² प्लस 2c1x प्लस c2, ठीक है। एच सी जगह मैं 1 डाल दूंगा, ठीक है। आई विल पुट h इक्वल टू 1 हियर, तो एफ डैश 1 बनेगा, दैट इज इक्वल टू c1। एफ डैश 1 जो मैंने c1 लिया था, राइट, तो c1 बराबर 3 प्लस 2c1 प्लस c2, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ रही है c1 प्लस c2 बराबर -3, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन आई एम गेटिंग। अब मैंने इसे एक बार और डिफरेंशिएट किया, तो मेरा एफ डबल डैश एच कितना आ रहा है, मेरा एफ डबल डैश एच आ रहा है 6h प्लस 2c1, और एच सी जगह मैंने रख दिया 2, ठीक है। एच सी जगह मैंने 2 रखा, तो एफ डबल डैश 2 बन जाएगा c2, c2 बराबर 6h प्लस 2c1, ठीक है। अरे 12 प्लस 2c1, तो यहां से मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई। आई हैव गॉट वन मोर इक्वेशन दैट c2 माइनस 2c1 बराबर 12 है, और c1 प्लस c2 की वैल्यू -3 है। इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो इसको और इससे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो तो 3c1 बराबर -15, तो c1 की वैल्यू आ गई -5, c1 की वैल्यू -5 आ गई, तो c2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। c1 की वैल्यू -5 है, c2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास निकालने जो बचता है क्या, c3। क्या c3 निकाल के क्या ही जरूरी, वो तो वैसे ही चढ़ गया, मुझे f डैश 10 निकालना है, राइट। तो मेरा f डैश h क्या बन रहा है, बेसिकली जो है f डैश h मेरा बन रहा है 3h² प्लस 2c1x, तो -10x, 3h² -10x, और क्या बन रहा है, और यहाँ पे आ रहा है +2, और यहां मैं एच सी अगर 10 डाल दूंगा, तो f डैश 10 आएगा 300 -100 +2, तो f डैश 10 की वैल्यू आ रही है 202। ऑलराइट, ठीक है यार, ये जो है थोड़ा सा सवाल तो इजी साइड पे, बट अगेन वही है कि जिसने जितना प्रिपरेशन किया होगा उसे ये सवाल उतना इजी लगा होगा। हालांकि ये वो सवाल है जो अक्सर आप लेवल 1 या लेवल 2 और फिर डीपीपीज में देखते रहते हो, ठीक है। दिस इज नॉट अ वेरी टिपिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम, है ना। हम लोग ये इस टाइप के सवाल एडवांस शीट्स में डालते रहते हैं, मेंस लेवल की टफ शीट में डालते रहते हैं ना, इसलिए इतना कॉमन हो गया कि अभी इजी वैरायटी में आ गया है ना। ये उस टाइप का सवाल था, इसलिए मैंने आपको एक बार फिर यहाँ पे करके बता दिया, ठीक है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, दिस वन इज अ वेरी गुड सवाल। माना मैंने ये इजी लेवल आपको लगा होगा, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन आपने बहुत बार की होगी, आपको इजी लगा होगा, बट ये सवाल बहुत अच्छा है और इसे डेवलप किया जा सकता है बहुत अच्छे सवालों के लिए। दिस प्रॉब्लम कैन बी डेवलप्ड इनटू वेरी गुड प्रॉब्लम्स, ठीक है। कह रहा है मॉड ऑफ z माइनस आई, मॉड ऑफ z माइनस 1 और मॉड ऑफ z प्लस आई बराबर है, तो आपको नंबर ऑफ z बताना है। तो बेसिकली अब आप बना लो अपना अर्जेंट प्लेन, ठीक है। तो आपके पास जो पॉइंट्स है उनकी बात हो रही है, एक है 0-1, एक है 0-1 और एक है 1-0। उसने पहले तो इक्वेशन में बोला है मॉड ऑफ z माइनस आई इक्वल टू मॉड, तो ये तीनों पॉइंट सबसे पहले तो देखो ट्राइंगल बना देंगे, ठीक है। अब उसने बोला कि इन दोनों का मॉड ऑफ z माइनस आई और मॉड ऑफ z प्लस आई बराबर है, मतलब जो सोल्यूशन है वो बेसिकली इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, ठीक है। सिमिलरली, अरे यार, ठीक है, सिमिलरली ये और ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, ठीक है। तो देखो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं कि लाइन जॉइनिंग आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है। तो अगर मैं लेबल कर दूं ए बी सी,
तो Z must lie on Z lie on perpendicular bisector of AB. Z परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB पे लाई करेगा क्योंकि उस इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम आयोटा एंड माइनस आयोटा. सिमिलरली Z लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC और BC. इसका मतलब Z क्या हो गया? Z हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और इसका मतलब Z हो गया सर्कम सेंटर. यूनिक सर्कम सेंटर होता है हर ट्रायंगल का. यूनिक सर्कम सेंटर होता है हर एक ट्रायंगल का. तो इसलिए जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे दैट विल बी 1. ठीक है, दैट विल बी 1. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. ठीक है, तो इस सवाल को बहुत तरीकों से अब आप अच्छा बना सकते हो कि ये फाइंड आउट करना कि Z विल बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC. अब इसको कोई कैसे डेवलप करता है वो तो सवाल बनाने वाले के ऊपर में. ठीक है, he could have asked you the nature of the point, he could have asked you the sum of square of perpendicular distance, कुछ भी एक वो पूछ सकता था. सर्कम रेडियस पूछ लेता इस ट्रायंगल का ना, तो ये थोड़ा सा और अच्छा सवाल बन जाता है ना. ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन वाले सवाल अच्छे बनाए जाते हैं ना. अच्छा, ये तो वो सवाल है जो मैंने, ये बिल्कुल आपको मेरी अलजेब्रा 1 में मिल जाएगा ये सवाल, सेम टू सेम मेरी अलजेब्रा 1 में ये सवाल मैं करा चुका हूँ. J 2024 रिवीजन प्लेलिस्ट का सवाल है ना. इसमें मैं कोई क्रेडिट नहीं लूंगा भाई कि मैंने ये सवाल उठाया. ठीक है, मेंस में होता है, मेंस में सवाल रिपीट होते हैं. मजा तब आएगा जब मेरे एडवांस लेक्चर्स में से कोई सवाल उठते हैं एडवांस से पेपर में. ठीक है, मेंस में करना इज नॉट दैट बिग डील. ठीक है, FH ये है और GH ये है. आपको पता ही होगा सम ऑफ कोएफिशिएंट मतलब f of 1 और g of 1. तो f of 1 बन रहा है 8 की पावर n, f of 1 बन रहा है 8 की पावर n और g of 1 बन रहा है तुम्हारा 2 की पावर n. g of 1 बन रहा है 2 की पावर n. तो बेसिकली आपका a जो है दैट इज इक्वल टू pq है ना. अच्छा सवाल है. अगर नहीं पता है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता है तो f of आपका x इक्वल टू 1 रख के वैल्यू निकालनी है. डेरिवेशन फाइंड आउट करना है, अलजेब्रा 1 देखो. अभी भी कह रहा हूँ J 2024 रिवीजन प्लेलिस्ट देख लो, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल. सवाल आ रहे हैं उस प्लेलिस्ट से, उस प्लेलिस्ट में जो कॉन्सेप्ट कवर किए गए आ रहे हैं. मिनिमम डिस्टेंस कॉन्सेप्ट कवर किया हुआ है. प्लेलिस्ट में जाओ, कोऑर्डिनेट की वीडियो देखो, 1000 बार बोल चुका हूँ मिनिमम डिस्टेंस लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल. ये पेट कॉन्सेप्ट्स है, ये मैथमेटिक्स से पेट कॉन्सेप्ट्स है, ये आने ही आने. इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है. ये अगर कोई टीचर तुम्हें नहीं बता रहा है तो उसका डीमेरिट जरूर है कि वो तुम्हें ये सब नहीं बता रहा है. और मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि नॉर्मल और टैंजेंट आएगा. नॉर्मल टैंजेंट छोड़ के जाने का कोई फायदा नहीं है. मेरे से क्रेडिट पे लोगों ने बहस की, बच्चों ने. मैंने बोला था आप टैंजेंट नॉर्मल छोड़ोगे, इट इज योर लॉस. इफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन पैराबोला दिस इज d, फाइंड d स्क्वायर. तो पहले तो इस सर्कल का सेंटर बहुत ही इजीली तुम निकाल सकते हो, 2,8 आएगा. ठीक है, 2,8 आएगा. y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो इसका जो पैराबोला की नॉर्मल की इक्वेशन है वो आएगी y इज इक्वल टू mx माइनस 2am दैट इज माइनस 2m माइनस m3 है ना. मैंने क्या बोला है, जब भी मुझे मिनिमम डिस्टेंस करना है तो मुझे कॉमन नॉर्मल फाइंड करनी है, या मिनिमम डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग द नॉर्मल. मुझे इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो जो भी पॉइंट होगा दैट विल लाई ऑन द नॉर्मल जॉइनिंग 2,8 एंड दैट पॉइंट. सिंपल सी बात. तो इस नॉर्मल पे क्या लाई करेगा मेरे भाई, इस नॉर्मल पे 2,8 लाई करेगा और वहां से तुम्हारे पास m की वैल्यू आ जाएगी. तो 8 बराबर 2m माइनस 2m माइनस m3. खत्म हो जाए क्या सवाल. m की वैल्यू आ रही -2. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन आ रही है y बराबर -2x, y बराबर -2x प्लस 4 प्लस 8. ये बन रहा है ना. ठीक है, ये बन रहा है ना.
तो y बराबर माइनस टू एक्स प्लस, तो y बराबर बेसिकली बन रहा है माइनस टू एक्स प्लस 12। नॉर्मल आ गया तो पॉइंट भी आ जाएगा, नॉर्मल आ गया तो पॉइंट भी आ ही जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। अच्छा और कुछ कर सकते हैं क्या, थोड़ा इसमें बुद्धि लगाया जा सकता है क्या? तो ये जो पैराबोला है इसके इस नॉर्मल पर नहीं यार, इतना बुद्धि फालतू का मत ले लो। y बराबर माइनस टू एक्स प्लस 12 सेटिस्फाई करा दो पैराबोला में, ठीक है। तो 4x बराबर माइनस टू एक्स प्लस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, पहले सिंप्लीफिकेशन किया करो। माइनस टू कॉमन ले लो, उसका स्क्वायर बन गया 4 और ये बन जाएगा फिर तुम्हारा x माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। तो ये बन रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 13x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है 4 और 9, ठीक है। बिल्कुल ही रद्दड़ हो गया है ना सवाल। तो y की क्या वैल्यूज पॉसिबल है, y की क्या पॉसिबल वैल्यूज है? एक तो बन सकता है 4 और एक क्या बन सकता है माइनस 6। तो पॉइंट या तो बनेगा 4, या तो पॉइंट बनेगा 9, माइनस 6। और सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है 2, 8। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, दोनों से एक बार निकाल के देख लो मिनिमम किससे आ रही है। 4 माइनस 2 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 8 इज माइनस 4, उसका स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ से रूट 20 बनेगा और यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से ऑब्वियसली ज्यादा बन रहा है ना। 9 माइनस 2 7, 7 का स्क्वायर इज 49, तो रूट 20, ठीक है। तो डी स्क्वायर विल बी 20। तो आंसर टू दिस सवाल इज योर 20, ठीक है। तो कॉमन डिस्टेंस जो है दैट लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर ये थोड़ी कैलकुलेशन एरर हो गई हो तो देख लेना यार, वैसे होनी तो नहीं चाहिए। नहीं हुई है मेरे ख्याल से, तो है ना, नहीं हुई है, ठीक है। 20 विल बी द आंसर, ठीक है। चेक कर लिया मैंने, कैलकुलेशन एरर नहीं है, 20 इज द आंसर, ठीक है। fx इज अ डिफरेंट। अब ये सवाल देखो, इसमें मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने सवाल सॉल्व करते टाइम कुछ प्रूफ किया है, कुछ आपको प्रूफ नहीं करना है। इसमें आपको दे दिया गया fx इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो आप f डैश h डायरेक्ट निकाल सकते हो। आप डायरेक्टली h से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, कीप इन y कांस्टेंट, जो हम फंक्शनल इक्वेशंस में करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कीप इन y कांस्टेंट, बस ये आपको करना है। फालतू मैनिपुलेशंस में जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है। इस सवाल में कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है। जैसे ही मैंने ये करा तो मेरे पास आएगा एफ डैश एक्स, एफ ऑफ वाई का तो 0 हो गया, एफ डैश एक्स। अच्छा यहाँ पे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो फिर तो तुम्हें करना पड़ेगा, फिर तो यू हैव नो ऑप्शन। तो यहाँ से अब तुम्हें देखना, वो मैंने कल जो सवाल आया था उसमें मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आया था, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई प्लस एक्स माइनस वाई। तो इसको करने का जो मेथड होता है दैट इज टू डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। तो एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ठीक है। एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर दो। अब ये मोटिवेशन कैसे आएगी भाई, ये वाली मोटिवेशन आएगी कैसे सर, ये एक्स माइनस वाई से डिवाइड करना है भैया, मुझे डेरिवेटिव देना है। अगर यहाँ से मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू वाई प्लस लगा दूं, अच्छा ये वाला क्वेश्चन अगर तुम्हें याद हो तो मैं अपने चैनल पे इस टाइप का डाल चुका हूँ आईएसआई के सैंपल पेपर से। मैंने एक सवाल डाला था कैलकुलस से ऊपर, मैं बता दूंगा, उसी भी लिंक दे दूंगा। एंड दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कवर्ड
यहाँ पे मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू y प्लस डालूंगा इस बार और लिमिट एक्सटेंडिंग टू y माइनस डालूंगा, और क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आनी चाहिए है ना, y माइनस डालते ही यहाँ पे थोड़ा सा साइन में चेंज आएगा। तो जैसे ही मेरे पास साइन में चेंज आएगा, जैसे ही मेरे पास साइन में चेंज आएगा, तो मैं डायरेक्टली बोल पाऊंगा कि मेरा f डैश h इज नथिंग बट 1 by h, f डैश h इज नथिंग बट 1 by h। ठीक है, दिस इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्लियर हो रही है। जैसे ही मैंने लिमिट एक्सटेंड टू y प्लस लगाया और जैसे मैंने लिमिट एक्सटेंड टू y माइनस बनाया, ठीक है, तो वहां से अपने पास 1 प्लस 1 बाई एच, सॉरी 1 प्लस 1 बाई एच है ना, एफ डैश एच साइड तुम्हारा 1 प्लस 1 बाई एच, ये 1 कहीं नहीं जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एच। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि जब तुम ये वाली लिमिट लगाओगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू y log x माइनस log y अपॉन x माइनस y, इसमें तुम्हें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट देखनी पड़ेगी ताकि वो तुम्हें इक्वालिटी तक पहुंच जाए। ठीक है, बट या ये अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये टफ सवाल है, ये अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो नो डाउट ये थोड़ा सा तुम्हें टफ लगेगा, बट अगर तुमने इस टाइप के सवाल देख रखे तो इट इज वेरी सिंपल है ना। ये एक और अच्छा सवाल है, एच ए बी इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब मैंने तुम्हें फिर देखो, मैंने बोल रखा है रिवीजन प्लेलिस्ट में, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर करते करके जाओ और याद करके जाओ। सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स तो बहुत ज्यादा एम्फसाइज मैंने किया था, मैंने पहले ही बोला था ट्राइंगल्स वो टॉपिक है जो मेन सा फेवरेट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब उसे वो इंटीग्रेशन से मिला या किसी से भी मिला उससे फर्क नहीं पड़ता। तो I1 बराबर है इंटीग्रेशन ए टू बी, I1 बराबर है इंटीग्रेशन ए टू बी x साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसमें देखो तुम्हें ऑर्थो सेंटर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसमें मुझे जहां तक लगता है बच्चों को दिक्कत आएगी I1 और I2 रिलेट करने में, तो उसका मैं मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले तुम I1 और I2 को रिलेट करने की कोशिश करो। देखो मेरे माइंड में जो मेथड आया है दैट इज समथिंग अ बिट डिफरेंट। ठीक है, मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया था इसे इंटीग्रेट। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक x बना है और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो x मुझे जनरेट करना बनता है। ठीक है, और 4x का डिफरेंशिएशन इज अ 4 दैट इज अ कांस्टेंट, तो मैं यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन लगा सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ऐसे लिख दिया, I1 पे मैंने लिख दिया माइनस 1/2, एंड ट्रस्ट में गाइस ये मेथड अगर तुम्हें स्ट्राइक करता है ना तो ये मुश्किल नहीं। मैं इंटीग्रेशन के वीडियोस नहीं डाल पाया बहुत ज्यादा, इसी वजह से मैं इस सवाल को एकदम एक्सट्रीम इजी नहीं बोल रहा हूँ, वरना आप अगर मेरे इंटीग्रल के वीडियोस देखोगे जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेथड आपको बहुत जल्दी चमकेंगे। ठीक है, मैंने एक बार -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये बना दिया मैंने -2x साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx। फिर मैंने कर दिया -1/2 इंटीग्रल ए टू बी, इधर मैंने 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 - 2x और -4 साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, और यहां से मैंने इसको सिर्फ सेपरेट आउट कर दिया, तो एक तरफ मेरा I1 बन जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ए टू बी 4 - 2x साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, एक तो ये बनेगा और एक बन जाएगा +2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx है ना, ये -1/2 और -4 कट के +2 बन जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे लिख दिया। अब यहां से देखोगे तो ये बन रहा है I1 बराबर -1/2 इंटीग्रेशन ए टू बी, ये अगर मैं साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t ले ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लूं तो 4 - 2x dx इज dt, तो ये बन जाए तुम्हारा sin t dt। ठीक है, ये बन जाएगा sin t dt, और ये तो तुम्हारा नथिंग बट 2i2 है, 2i2 है।
और अब तुम्हें बस ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट कैसे कर सकते हो? ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने में भी ऐसा सी मशक्कत नहीं करनी तुम्हें। एक है 1,2, एक है 2,3 और एक है तुम्हारा 3,1, ठीक है। और क्योंकि मैंने एक बात याद रखना, 4x माइनस एच स्क्वायर को यहाँ पे t लिया है, तो लिमिट्स तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने के बाद, है ना। इसमें लोगों ने चेंज प्रॉपर्टी भी लगाई है, मुझे थोड़ा सा चेंज प्रॉपर्टी नहीं दिखा तो मैंने थोड़ा सा इस मेथड से कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ये वैसे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो तुम एक किसी साइड की मीडियन भी, अब तुम्हें ऑर्थो सेंटर डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ना। ऑर्थो सेंटर में राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ही नेचर जज करने का भी फायदा मिलता है, ठीक है, वरना कोई फायदा सच होता नहीं है। देख ले, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा है मुझे। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा? स्लोप्स निकाल के रख लो सारी लाइन की। इस लाइन का स्लोप आएगा तुम्हारा -2, ठीक है। इस लाइन का स्लोप तुम्हारा कितना आएगा? -1/2, ठीक है। 1 - 2 इज -1, -1/2। और इस लाइन का स्लोप तुम्हारा कितना आएगा? इस लाइन का स्लोप आएगा -1। हाँ, तो किन्हीं भी दो लाइन से स्लोप का प्रोडक्ट इज नॉट -1। बट हाँ, अगर अब मुझे अगर ऑर्थो सेंटर निकालने, तो ये वाली लाइन है, इससे परपेंडिकुलर वाले लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? y बराबर 1/2x प्लस c1। c1 निकालने तो 2 और 1 से सेटिस्फाई करा दो, तो 2 बराबर हाफ प्लस c1। तो पहले तो मेरे पास y बन गया 1/2 टाइम्स x प्लस 3/2, और एक और जैसी लाइन की इक्वेशन निकाल दो परपेंडिकुलर की, तो वो बन जाएगा y बराबर, लेट अस से मैंने इस वाली लाइन को ले लिया, x प्लस c। इससे परपेंडिकुलर जो भी लाइन बनेगी उसका स्लोप कितना आएगा? 1 आएगा, और इट शुड बी पासिंग थ्रू 3,1, तो y बराबर x माइनस 2। इन दोनों को सॉल्व कर दो, x माइनस 2 बराबर h/2 प्लस 3/2, तो h/2 बराबर आएगा 5/2, राइट। तो हमारा h आएगा 5, h5 आ रहा है क्या? h5 आ जाएगा, और y आई थिंक तुम्हारा कितना है? y तुम्हारा आ रहा है 3 आ रहा है ना। हाँ, नहीं, y तुम्हारा कितना है? अरे यार, कुछ तो कैलकुलेशन एरर हुई, रुकना जरा। इस लाइन का स्लोप आएगा 1/2x प्लस c1, और ये 1,2 पे लाई करता है, तो 2 बराबर हाफ प्लस c1, तो c1 आ गया 3/2, तो y बराबर 1/2x प्लस 3/2। और अगर मैंने इस लाइन का देखा, और एक मैंने ये लाइन ले ली थी ना, y बराबर x प्लस c, और वो 3,1 से तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 बराबर h/2 प्लस 3/2, तो h/2 बराबर 2 2 is 4, 7/2। h तुम्हारा बेसिकली 7 आता, h तुम्हारा 7 आता और y तुम्हारा 5 आता। तो ऑर्थो सेंटर जो है वो बेसिकली आता है 7 5 आएगा, ठीक है। h आता ये 7,5 आएगा, ठीक है। और उससे बाद मैंने जैसा कि तुम्हें बताया 4x माइनस एच स्क्वायर, नहीं यार, मेरे ख्याल से ऑर्थो सेंटर निकालने में जो गलती हो रही है अभी, क्योंकि जब मैंने सॉल्व किया था मेरा ऑर्थो सेंटर आया था 0 और 4, मेरा ऑर्थो सेंटर आया था 0 4, और 0 4 लेके ये वाली इंटीग्रेशन, क्योंकि ये 4x माइनस एच स्क्वायर में डाल रहा हूँ, तो a और b जो है ना, ये 0 से 0 इंटीग्रेशन बन गया था बेसिकली, जो है ये इंटीग्रेशन 0 से 0 बन के मेरे पास i1 बराबर 2i2 आया था। तो अभी शायद मैं सॉल्विंग में गलत कर रहा हूँ कुछ, बट बच्चा ऑर्थो सेंटर आएगा इसका 0 4 4 0 या 0 4 ऐसा कुछ एक ऑर्थो सेंटर आएगा, ठीक है। यू चेक इट। तो i1 आ गया 2i2, तो i1 बाय i2 2 है, तो ये बेसिकली 36 इंटू 2 72 बन रहा है, ठीक है। सवाल इजी है, मैंने अभी जो कैलकुलेशन एरर की है ना, इसलिए मेरे को एकदम से याद है मेरा ऑर्थो सेंटर आया था
40 ऐसा जो मेरा ऑर्थो सेंटर आया था। ठीक है, प्रॉब्लम तो इजी है ना, प्रॉब्लम इज नॉट टफ। आप बाकी सर्वर के मेथड से भी कर सकते हो कि उन्होंने ऑर्थो सेंटर की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली थी x प्लस वाई इक्वल टू 4 और फिर उन्होंने किन्स प्रॉपर्टी लगा दी। दैट इज ऑल्सो गुड मेथड, दैट इज ऑल्सो गुड मेथड। इसमें आप किन्स प्रॉपर्टी लगा दो तो डायरेक्ट भी आप i1 इक्वल टू 2i2 तक पहुंच जाओगे। मुझे पर्सनली किन्स प्रॉपर्टी तो स्ट्राइक नहीं की क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा था लग पाएगी, तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। इसमें तुम tan स्क्वायर थी, ये अच्छा सवाल लगा मुझे थोड़ा सा, पता नहीं मैंने क्यों लिया। इसमें बस ध्यान रखना ये एजीपी बनेगी, ठीक है, ये एजीपी बनेगी। तो मैंने tan स्क्वायर थीटा को डाल दिया 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो वहां से तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो सेक थीटा की दो वैल्यू आएगी, एक तो -1/2 आएगी, वो तो रिजेक्ट ही कर देना, और एक आएगी सेक थीटा इक्वल टू 3। अगर सेक थीटा की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो 0 से π/2 में एक सोल्यूशन आ जाएगा, 0 से π/2 में एक सोल्यूशन आएगा, और उससे बाद बेसिकली जो है तुम्हारा पाई प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा, ये दो रेंज में हमेशा तुम्हें सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो 0 से π/2 में जैसे तुम्हें 1 सोल्यूशन मिला, फिर तुम्हें π/2 से π/2 से लेटेस्ट से π/2 से लेके यहाँ पे मैंने बोथ साइड पाई पाई ऐड कर दिया, π/2 से 3π/2, तो इसमें तुम्हें एक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ से n की वैल्यू 7 आ जानी चाहिए, n की वैल्यू 7 ही आ जाएगी। और उससे बाद तुम्हें निकालना है समेशन k इक्वल टू 1 से लेके 7 तक k/2 की पावर n। अच्छा, ये तो k/2 की पावर 7 है, तो AP है ये तो, ये तो AP है, ये तो AP है। फिर तो 1/2 की पावर 7 बन गया, और n प्लस 1/2, ठीक है, तो ये 4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 7/2 की पावर 5, 7/32। देख लेना है ना सवाल क्या है, या इनकी वैल्यू अगर है ना, मेथड मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया। सेक थीटा इज इक्वल टू 3 के लिए तुम्हें सेक थीटा इक्वल टू 3 का एक सोल्यूशन 0π/2 में आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट सोल्यूशन तुम्हारे पाई प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा में आएंगे। ठीक है, जनरल सोल्यूशन भी तुम लिख सकते हो, लाइक तुम्हारा जनरल सोल्यूशन आएगा n पाई प्लस थीटा, है ना, या फिर 3n π/2 माइनस थीटा, उस टाइप से भी यू कैन इजीली डील विद दिस। और इससे बाद ये सवाल मिला था, ठीक है, और एक इंटीग्रेशन है वो वाला भी देखते हैं। तो दिस प्रॉब्लम इज लाइक बहुत बार मैं करा चुका हूँ, है ना। अगेन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, भाई मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ ट्रायंगल रिवाइज करके चले जाना। सेंटर ऑफ ट्रायंगल रिवाइज नहीं करोगे तो भाई बहुत बुरी हालत हो जाएगी। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल तुम्हें दिए हैं, और x इज द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC, तो h स्क्वायर की वैल्यू तुमसे पूछी गई है। तो मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, इधर ABC मुझे ट्रायंगल दिया है और पोजीशन वेक्टर दिया है, तो वहां से पॉइंट आ जाएंगे 1 2 3 1 1 3 और 2 1 3। तो सबसे पहले अब इसमें मेरे को दो वर्जन मिले इस क्वेश्चन के। एक तो एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पूछने वाला मिला, और एक मुझे मिला है कि अगर L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर बता दो वेयर L1 इज द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द सर्कम सेंटर। तो अगर कोई सा भी सवाल हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, तुम चेक कर लो ट्रायंगल किस टाइप का है। अगर मैं ध्यान से चेक करूंगा तो ये ट्रायंगल मुझे कौन सा मिल रहा है, 1 2 3 1 2 3 है, एक पॉइंट है 1 1 3 और एक पॉइंट है 2 1 3। तो अगर मैं ये वाली डिस्टेंस देखूंगा तो कितनी बन जाएगी मेरे भाई, 2 minus 1 का होल स्क्वायर विल बी लाइक 1 plus 1, तो √2। ये वाली डिस्टेंस चेक करूंगा तो कितना मिलेगा, 1 2 3 और 1 1 3, ठीक है। तो इस वाले को चेक करूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा 1, और इस वाले का मैं चेक करूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा √2, ठीक है।
हालांकि मैंने जो दूसरे जो जहां ये वाला क्वेश्चन था ना L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, वहां पे आई थिंक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा था। अब मुझे याद नहीं वो क्वेश्चन मुझे किसने दिया था। वहां पे इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है या आइसोसेलेस बन रहा है। तो आइसोसेलेस से केस में जो है आई थिंक एंगल बाइसेक्टर पूछा गया है। तो अगर एंगल बाइसेक्टर पूछा गया है तुमसे तो वो निकालना बहुत इजी है। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC है ना, तो ये बन जाएगा वो BAC का एंगल बाइसेक्टर। और ये डी पॉइंट बस तुम्हें निकालना है, तो उसके लिए मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा रखी है। तुम्हें पता है कि BD बाय CD बराबर आएगा AB बाय AC के। ये बेसिकली विकास गुप्ता में भी ये सवाल है ना, विकास गुप्ता के वेक्टर्स में ये सवाल है। मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पर्सनली बताया है कि आप एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। BD बाय CD बराबर AB बाय AC, तो ये बराबर 1/√2 बराबर BD बाय CD। तो यहां से मुझे बस सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और मेरे पास डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला आई होप आप सबको पता होगा, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाए तो तुम्हारे पास सब आ गया। ठीक है, डी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो सब आ जाएगा ना मेरे भाई। जैसे ये √2 है तो MH2 मान लो MH2n है, इंटरनली डिवाइड और MH2 प्लस NH1 अपॉन M प्लस N। ठीक है, M My2 प्लस My1 अपॉन M प्लस N। वो करके तुम्हारे पास ये D आ जाएगा और AD डिस्टेंस फिर तुम निकाल सकते हो। सिंपली ये सवाल ऐसे आप कर सकते हैं ना, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो ये भी जो है इजी प्रॉब्लम ही थे, बट फर्स्ट डे से जो है ये मेरे को वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स लगे, इसलिए मैं ये प्रॉब्लम आपके सामने लाया हूँ। एक बचता है इंटीग्रेशन, ये मुझे जरा सॉल्व टाइम देना, ये मैंने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया, मैंने जस्ट देखा था और मुझे मिल गया। मुझे ये भी नहीं पता ये सवाल आया या नहीं, है ना। तो इंटीग्रेट करना है मुझे 0 से पाई dx अपॉन a² माइनस 2a cos x प्लस 1। ठीक है, अगर मुझे ये चीज इंटीग्रेट करनी है तो मैं क्या मेथड लगा सकता हूँ इधर पे। व्हाट कैन आई डू हियर इज, व्हाट आई कैन डू हियर इज, चलो देखते हैं। एक मेथड तो मुझे दिख रहा है कि मैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्रॉस स्क्वायर एक्स में तोड़ दूं, और इस चीज का मैं लिख दूं इंटीग्रेशन 0 से पाई dx अपॉन a माइनस cos x का होल स्क्वायर, a माइनस cos x का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगर इस तरह से तोड़ दिया जाए तो क्या कोई फायदा है? इस तरह से तोड़ने पे कोई फायदा है क्या? a माइनस cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स में मैंने इसे तोड़ दिया। ठीक है, और इससे बाद व्हाट आई कैन डू नाउ इज, अब इस इंटीग्रेशन को और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आओ 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 आओ, क्या मैं यहाँ से cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा तो ये बन जाए sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन a sec x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। क्रॉस स्क्वायर एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और ये बना दिया ना tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मैंने tan x और t ले लिया, t इक्वल टू tan x ले लिया तो लिमिट क्या बन जाएगी भाई,
tan 0 से tan पाई। अबे तो tan 0 भी 0 हो जाए और ये भी 0 आ जाए, खत्म ही हो जाए ये सवाल। ये क्या हो गया? ऐसे नहीं, ये तो बकवास मेथड हो गया। चलो 2 मिनट रुको, मैं ये वाला सवाल एक बार सॉल्व कर लो फिर तुम्हें बताता हूँ। तब तक के लिए ये सवाल डाल देता हूँ। ये सवाल बाद में एक वीडियो शॉर्ट में डाल दूंगा, है ना। चलो बाय बाय, बाय बाय।